अंडर 9 सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। तो हमारा पाठ है 5वां, स्वराज्य की नींव। हमारा जो स्वराज्य है, अपना राज्य, उसकी नींव का मतलब होता है ईंट। तो स्वराज्य की ईंट जिन जिन नेताओं ने जो अमर हो गए देश के लिए, उनमें उसकी बात बताई गई है। तो हमारे जो कवि है श्री विष्णु प्रभाकर का जो जन्म है वो मुजफ्फर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने एक चीज हमें बताई कि प्रारंभिक जो उनकी शिक्षा थी वो अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने में के बाद उन्होंने सन 1974 से ये दिल्ली आ गए, जो हमारी राजधानी, और तब से दिल्ली रहकर वो पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे। जो साहित्य पढ़ते थे उनमें लगे। उन्होंने वहाँ कहानी, उपन्यास, जीवनी मतलब जीवन और कवन, नाटक, एकांकी, स्मरण और रेखाचित्र आदि विद्याओं में वो पर्याप्त मात्रा में उन्होंने जो वो लिखा है वो वहाँ लिखा। उनकी प्रमुख रचनाएं, जो प्रमुख रचनाएं मुख्य रचनाएं, इनमें है ढलती रात, स्वप्नमयी, उपन्यास, संघर्ष के बाद, कहानी संग्रह, नव प्रभात, डॉक्टर नाटक है डॉक्टर, प्रकाश और उसकी परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक जो है वो कहानी संग्रह, जाने अनजाने जिसका वो स्मरण और रेखाचित्र, मतलब आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी मतलब जीवन और कवन आदि। तो विष्णु प्रभाकर की जो प्रमुख रचनाओं थी, इनमें प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और वो समाज सुधार का जो स्वर वो उनमें प्रमुख रहा, उसका मुख्य रहा। स्वतंत्रता जो हमको मिली, उनके प्राप्ति के बाद उन्होंने आकाशवाणी में दिल्ली केंद्र के में नाटक निर्देशक के पद पर वो काम करते थे। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी उन्होंने जीवन का मतलब साधन बना लिया। उनका समस्त जीवन जो जीवन था उनका समस्त जीवन उन्होंने मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ। उनकी रचनाओं में रोचकता क्या है? रोचकता एवं संवेदनशीलता मतलब स्वतंत्र पर्याप्त है उनकी, और तथा भाषा का सहज एवं सरल उनका विकास है। वहाँ उन्होंने विष्णु प्रभाकर ने वो स्वदेश प्रेमी थे, तो उन्होंने एक प्रमुख पाठ में प्रस्तुत पाठ में उन्होंने प्रमुख भूमिकाओं में जो लिखा है वो हमें समझना है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे पाठ के बारे में। तो प्रस्तुत एकांकी जो स्वराज्य की नींव है, इनमें प्रथम स्वतंत्र संग्राम जो 1857 में हुआ था, उनमें लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का जीवन उसमें किया गया है। स्वराज्य की जो नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी में पात्र जो स्वराज्य की नींव के जो पत्थर है, जो हम बोलते रखते हैं, जो हमारा मकान बनता है तो उसमें पाया मजबूत होता है। जिसका पाया मजबूत होता है वो कभी वो मकान नहीं गिरता, जो बिल्डिंग वो नहीं गिरती। इस तरह जो पात्र है लक्ष्मीबाई, जिनके त्याग, तपस्या एवं बलिदान देना, ये वीर सपूतों और ये जो स्वतंत्र संग्राम के सेनानी है उसकी जो बात बताई है, तो उसके द्वारा हमें भले ही स्वराज्य की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन स्वराज्य की नींव का पत्थर बनाकर उन्होंने जनमानस में देश प्रेम एवं नव जागरण की जो भावना जगाने की अपनी सार्थकता समझते हैं, उसी के बारे में बताया है। तो उन्होंने कवि ने पात्र द्वारा हमें लक्ष्मीबाई के जीवन में उन्होंने एक स्त्री होकर भी देश प्रेम, स्वराज्य की झंखना 1857 से वो बात बताई है। तो तभी तो हमारा देश आजाद नहीं होता, लेकिन ऐसे लोगों ने अपनी बलिदान देकर, अपने त्याग, तपस्या, हम तो अपने घर के लिए भी काम करते हैं तो बोलते हैं मैंने उनके लिए काम किया, समाज में कोई
बड़ा इंसान बनने का बात आई, प्रमुख बने, उसका वो बने, तो हम अपना स्वार्थ सोचते हैं। और ये लोग क्या है, अपना स्वार्थ छोड़कर त्याग की भावना, बलिदान देते हैं। इसमें उसकी मृत्यु भी हो जाती है, हार भी हो जाती है, फिर भी वो अपने बलिदान देकर स्वराज्य की जो नींव उन्होंने रखी है उसके बारे में कवि ने बताया है। ठीक है, तो हम उसका पाठ का सार समझेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ में हमें क्या, पाठ जो एकांकी है वो क्या है, तो रानी लक्ष्मीबाई है जो वो निराश हो जाती है, क्योंकि वो यह देखकर निराश है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ में से निकल गए। केवल ग्वालियर का किला उनके अधिकार में रहा है, अंग्रेजों ने वो जीत लिया है। तो रानी लक्ष्मीबाई किसी भी कीमत पर झांसी अंग्रेजों के हाथ में से वापस लेने का निश्चय करती है। रानी को दुख यह बात का है कि उनकी सेना के बड़े योद्धा जैसे राव साहब, बांद्रा के नवाब, रघुनाथ राव आदि जो भोग विलास में डूबे हैं, उनके पास शक्तियां है, सैन्य है, सबके, फिर भी वे दुर्बल है। तात्या टोपे जैसे सेनापति होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं। अनुशासन का मतलब आपको पता है कि नियम के साथ, जैसे हमारी मिलिट्री है, हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो अनुशासन में, आप देखते हो 26 जनवरी और 15 अगस्त में जो परेड में आते हैं, कितनी अनुशासन नहीं है। युद्ध की ठोस तैयारी न कर वे ब्रह्म पूजन में लगे हैं, खाने में डूबे हुए हैं। उनके लिए शिखंड और लाडू तैयार किए जा रहे हैं। ग्वालियर जैसा दृढ़ किला उनके हाथ में है, फिर भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाने में ही लगे और भोग विलास में, क्योंकि अंग्रेजों का तो काम है अपनी बागला पाड़ो और राज्य करो, उसी के टाइम में पड़े हैं। तो हमें आगे भी देखना है क्या करना है, तो हम आगे देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की 2 सहेलियां थी, एक का नाम था जूही और दूसरे का नाम था मुंदर। जूही और मुंदर जो रानी लक्ष्मीबाई की सखिया है, तो जूही सेनापति तात्या था उसको चाहती है, और मुंदर है वो रघुनाथ राव को वो चाहती है, मतलब प्यार करती है, उसे प्रेम करती है। जूही अच्छी नर्तकी है, पर वह विलासियों के मनोरंजन के लिए नाचना नहीं चाहती। स्वराज्य के लिए वह भी अपने प्रेम को ठोकर मार सकती है। मुंदर भी युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही रहना चाहती है, उसे भी प्रेम से अधिक स्वराज्य प्यारा है। युद्ध में जूही तोपखाना संभालने की जिम्मेदारी लेती है, उसको वो आता है। तो रघुनाथ राव रानी को मुरार में जो जनरल रोज की सेना द्वारा पेशवा की जो हार का समाचार देता है, तो सुनकर रानी कहती है कि एक तरफ अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आंखें खुली। उसको दुख नहीं है पेशवा की हार पे, क्यों कि वो भोग विलास में पड़े हुए हैं, इसके बारे में बताया। तो विद्यार्थी मित्रों, रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का जो आदेश देती है, तो वह कहती है जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों की गर्जना होने दो। रानी को लगता है कि यह उनके जीवन का अंतिम युद्ध है। उसे केवल इसी बात की चिंता है, दुख है कि युद्ध में उनकी वीरता कलंकित न हो जाए कहीं, तो उसकी जो बलिदान है वो कलंकित व्यर्थ न हो, कलंकित न हो। अब बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से कहा था कि केवल सेवा तपस्या से ही स्वराज मिल सकता है। स्वराज की प्राप्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, और स्वराज्य की नींव का हमें पत्थर बनना है। हमें अच्छा बनना है तो बलिदान त्याग देना ही पड़ेगा। तो इसी एकांकी में प्रस्तुत एकांकी में लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर आदि स्वराज्य के नींव के जो पत्थर ही बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? पत्थर ही बनना चाहते थे, और वो बन गए। ठीक है, तब हम पाठ के ओर सुनेंगे। पाठ में शुरू करूंगा, तो सभी बच्चे अपनी टेक्स्ट बुक खोले और पाठ के जो पात्र है एकांकी उसको समझने के लिए तैयार हो जाए। और सभी अब ध्यान रखें कि पाठ्य पुस्तक में जो एकांकी के पात्र है उनमें जो जो मैं बोलूंगा वो आपको समझना है। ठीक है, पात्र है लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव,
तात्या और सेनानायक। जो सेनानायक मैंने बोला लास्ट में कि बाबा गंगाधर दास। तो रंगमंच पर भूमिका दृश्य अंकित किया जाता है। केप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती में, सैनिकों की वेशभूषा में। नाटक में ऐसा ही होता है। तो लक्ष्मीबाई बोलती है, मेरे देखते देखते ही क्या से क्या हो गया जूही। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई? पर तो मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, पर तो दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। उससे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेटे मारने लगती हैं। उनसे जुड़ती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठी रही है। क्षितिज मतलब किनारा, शाम ढलने का किनारे की बात बोल। तो सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है, प्रलय की भूमिका है। लेकिन राव साहब है कि रक्त मंडल की छाया में ऐसे आराम में मशगूल है। आवेश में आते ही आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी के हाथ से निकल गई। जूही, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, लेकिन इससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। दृढ़ निश्चय किया। लेकिन कोई भी चीज में इंसान अकेले एक हाथ से तारे नहीं होते। उनके सेनानायक को और जो सैन्य है उसकी भी मदद होनी चाहिए। फिर भी रानी लक्ष्मीबाई में दृढ़ निश्चय था, वो अपनी बात को समझे। जूही बोलते, कौन कहता है कि आप अकेली है? महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर निराशा कैसी? तो लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूं। मैं जानती हूं कि मैं झांसी लेकर रहूंगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि दिन गंगादास ने भी मुझसे कहा था कि जब तक हमारे समाज में छूताछूत, मतलब पहले हम हल्की जाति के लोगों को छूत अछूत में मानते थे, उसके बारे में बताया। ऊंच नीच के भेदभाव जब मिट जाता है, तब हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते। तब तक स्वराज्य नहीं मिलता। वह मिलता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से मिलता है। हमें कोई भी चीज अपने आप नहीं मिलती, इसमें 3-4 चीजों को मिलना जरूरी है। तो जूही बोलती है, लेकिन महारानी, उन्होंने तो यह भी कहा था कि स्वराज्य की प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। मैंने आगे बताया कि भूमि तैयार करना, उसका पत्थर बनना, नींव पत्थर बनना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना है। सफलता और असफलता सदैव के लिए पत्ता सबको घुमाना है। हाथ में, अपने हाथ में होता है। हार जीत अपने हाथ में होती है, लेकिन हारने के लिए जीत युद्ध में नहीं जाना, जीत की आशा लेकर जाना है, भले हार जाए तो। लेकिन नींव के पत्थर बनने में हमें कौन रोकता है? कौन रोक सकता है? वह तो हमारा अधिकार है। तो लक्ष्मीबाई भी मुस्कुराकर कहती है कि शाबाश मेरी कर्नल, कर्नल शाबाश। तुम लोगों से मुझे यही आशा है कि जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है, वह निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है, फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है, फिर भी हमारी सेना अनुशासन में नहीं है। मैंने आपको कहा है, अनुशासन, नियम होता है। नियम से कोई भी चीज अच्छी तरह से चलती है। तो हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? तो जूही बोलती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूबे हुए, भोग विलास में डूबे हुए,
मदिरा में डूबे हुए हैं, खाने में डूबे हुए हैं, अच्छी अच्छी चीजें खाना और बस वही करना। तो उसके बारे में कवि ने कहा है कि तभी मुस्कुराती हुई मुद्रा वहां से प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासियता में डूबे हैं? विलासियता में डूबे हैं राव साहब, बांद्रा के नवाब, सेनापति तात्या, मैं नहीं डूबी हूँ। जूही, नहीं सुंदर, सेनापति नहीं। वो मुस्कुराती है। मुंदर, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष ही लोगी ना। तो जूही बोलती है, मैं पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उनको छिपा भी नहीं सकती, छिपा भी नहीं जा सकता। सरदार तात्याराव को अपने तन मन का स्वामी वो मानती है, तन और मन से स्वामी मानती है। मुंदर, और तुमको अपना स्वामी, तुमको तो तुम उनको ही अपना स्वामी मानती हो। तो जूही बोले, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक महारानी को भी अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को भी अपनी स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी भी हूँ। बराबर। तो मुंदर, जूही तुम तो नाराज हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो उन्हें तू रोकती क्यों नहीं? तो लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका। मुंदर, मैं जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने के लिए आए तो उसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया, उसको तिरस्कार किया कि नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच सकती हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी का फंदा नहीं बनना चाहती। मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, मैं उनको ठोकर मार सकती हूँ। तो लक्ष्मीबाई बोलती है, ठोकर तो नहीं मार सकती जूही, यही डर तो हमें भी कचोट रहा है। कचोट रहना वो एक मुहावरा है, आपको अंडरलाइन करना है। तो अगर ठोकर मार कर हम अपना मदहोशी दूर कर सकते हो तो क्या बात थी। जूही, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे तो आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने के लिए तैयार हूँ। तो मुंदर बोलती है, दूसरी सखी है, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर देना। नींद हराम कर देना वो भी मुहावरा है, आपको अंडरलाइन करना है। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम करना नहीं कर सकते। अब तो मैं दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई और चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे की किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में भी कुछ कहने से शंकाओं की घटा में और गहरा नहीं उठेगी? नहीं। तो मुंदर बोलती है, भाई साहब ठीक कहते हैं, शंकाएं अविश्वास करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा दूर करने के लिए घायल पायल की झंकार और जनक उठेगी। शिखर और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। तो लक्ष्मीबाई, तो जूही तो अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ बुलाने के लिए कर। तो जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं पाताल से भी खींचकर ला सकती हूँ। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना मुरर में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांपकर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यही अच्छा हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी, आंखें खुलना, आंखें खुलेगी, वो मुहावरा आपको अंडरलाइन करना है। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूं वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं भी सेना को कूच करने के लिए तैयार करता हूं, केवल आपको सूचना देने के लिए आया हूं।
और वो चला जाता है लक्ष्मीबाई। और जो ही तुम भी आओ जाओ, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही हो आ रहे हैं बाहर देखकर। जी हाँ, तो सरदार तात्या ही है। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूले पड़े? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों के जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही हैं। तो लक्ष्मीबाई बोलती है, शायद ब्रह्म भोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है, शिखंड और लड्डू के लिए शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही, सरकार, इस बार आपको इनको माफ कर दीजिए। तो व्यग्र होकर तात्या, भाई साहब, आप यूं कब फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर, सरकार, सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे आशाएं थी, तुम्हारे रहते सब क्या हो गया? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, इसलिए भाई साहब, तात्या बोलता है, आप कहेगी वही करूँगा, योजनाएं बनाए पर उसी पर जो बनाए उसी पर चलूंगा। तो लक्ष्मीबाई बोलती है, तो जाओ, तलवार संभालो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों की गर्जना होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो कि हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या, महारानी, आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार याद रखना कि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों के दुश्मन के घेरे से निकाल ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यदि मेरे जीवन का वो अंतिम युद्ध है, जीत हो या यार, मुझे इस बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता पर कलंकित हम न होए और न हो जाए, इसकी मुझे चिंता है। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते हुए कलंक की छाया तो और भी छू भी नहीं सकेगा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। अब आगे लक्ष्मीबाई बोलती है कि प्रणाम तात्या, मैं भी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही, और मैं तोप खाना संभालूंगी। लड़की होकर भी वो साथ देती है। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर यह तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे और स्वराज्य के नींव का जो पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि से यही उद्घोष उभर कर आता है और मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सबको कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है और प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। वहाँ नाटक की अंतिम समाप्ति होती है। तो मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, हमें रानी लक्ष्मीबाई के त्याग और स्वराज की जो जंखना थी उसके बारे में कवि ने बहुत सुंदर बात बताई है। तो मैं आपको बता दूं कि शब्दार्थ और टिप्पणी और मुहावरे आपको अपने नोट में लिखना है और जो स्वाध्याय है मैं उसके प्रश्न बनाया है, मैंने प्रश्न बैंक में, वो आपको ग्रुप में भेजूंगा, तो वो भी आपके नोट में लिखना है। ओके।